नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाय गौरव पांडे में। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को। तो पहले समझ लेते हैं कि भारत के राज्यों का इतिहास क्या रहा है। इसके बाद संविधान के भागों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान जानने के पहले पहले हम देखें कि भारत की स्थिति क्या थी। आज जो भारत हमको अखंड भारत दिखाई पड़ता है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है। तो देखिए, जब देश अंग्रेजों के शासनकाल में था तो देश में 552 से अधिक रियासतें थी। करीब 552 रियासतें जो है मुख्य रूप से थी। तो इस 552 रियासतों का मतलब ये था कि पूरे देश, पूरे भारत की जितनी भी एरिया है उन उन सभी को छोटे छोटे 552 हिस्सों में बांटा गया और इसके 552 राजा बना दिए गए या वहाँ के प्रमुख बना दिए गए अंग्रेजों के द्वारा कि आप लोग उस छोटे से एरिया को कंट्रोल करिए, वहां से लगान वसूलिए और हमको लाकर दीजिए। लेकिन क्या हुआ कि जब देश आज़ाद होने लगा तो अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजों का यहाँ तो कुछ था नहीं, तो अंग्रेजों ने ये कह दिया कि भैया ये 552 राजाओं से ये कहा कि मन करे तो आप पाकिस्तान में जाके शामिल हो जाओ, मन करे तो भारत में आ जाओ और मन करे तो अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लो, जैसे खाला जी का घर इनका खुला हुआ है। लेकिन क्या हुआ, हमारे दो बहुत ही चतुर व्यक्ति जिनका नाम है के मेनन, के मेनन को बहुत कम लोग जानते हैं, और दूसरे नाम है हमारे लौह पुरुष। कौन है लौह पुरुष हमारे? कौन है? सरदार पटेल साहब। इनका जितना शुक्रिया अदा कर हम भारतीय करें उतना ही कम होगा। सरदार पटेल और के मेनन के दिमाग ने ही इन 552 रियासतों को भारत, एक अखंड भारत बनाने में सफलता हासिल की। क्योंकि अगर भारत 552 हिस्सों में होता तो सोचिए क्या वजूद होता हमारा। क्या हम 552 को कंट्रोल कर पाते? क्या हम कोई विकास कर पाते? इतने इतने छोटे छोटे भागों का नहीं कर पाते। तो चूंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान जाओ, चाहो तो भारत आओ, चाहो तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लो, लेकिन इन लोगों ने प्रयास किया और इन 552 में से 549 रियासतों को करीब ये भारत में मिलाने में सक्षम हो गए कि ये सब भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन कोई भी आदमी कहीं कोई काम करता है तो उसको, उसके विरोधी उसको आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे भी 3 कालनेमी के रूप में, जैसे हनुमान जी को कालनेमी रोक रहे थे, ऐसे ही इनके इस विश्व विजय या इस रियासत को अखंड भारत बनाने के अभियान में 3 राज्य जो थे वो रोड़ा बनकर आपके सामने आए। वो कौन कौन से राज्य थे? वो था, पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा रियासत थी वो था जूनागढ़, और तीसरी जो रियासत थी वह रियासत थी, उसका नाम था हैदराबाद। ये हैदराबाद थी। 3 रियासतें ऐसी थी जो कि ये भारत में मिलना नहीं चाहती थी। ये ना भारत में मिलना चाहती थी, ना तो पाकिस्तान में रहना चाहती थी। ये अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करना चाहती थी कि भैया जूनागढ़ एक देश बना दो, एक देश जो है जम्मू कश्मीर बना दो, और एक देश जो है हैदराबाद बना दो। लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड से हमारा गेट पड़ता है। जान लीजिए भारत में घुसने का जो स्थान है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, अगर आपको नक्शा थोड़ा सा भी पता होगा, मेरी वीडियो जल्द ही नक्शे पे भी आएगी, तो जम्मू कश्मीर ही भारत के एंटरिंग पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से पाकिस्तान के जो फूफा जी हैं, जो आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों का यहाँ से क्या हुआ, घुसपैठ चालू हो गया। तो इस रास्ते को बंद करना जरूरी था और इसको अपने कब्जे में लेना जरूरी था, क्योंकि वहाँ से अगर ये ना होता तो चाइना और पाकिस्तान जो है भारत के बहुत अंदर सीमा तक प्रवेश कर जाती। तो इसको लेना जरूरी था। तो इन लोगों ने अपने सूझबूझ के दम पर जो है, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आर्मी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह को कहा कि ऐसा है कि एक हम पत्र भेज रहे हैं और उसके पीछे हम आर्मी भेज रहे हैं, मन करे तो पत्र में साइन कर देना और मन करे तो आर्मी से अपना तलवार लेकर वहाँ तोप से मुकाबला करना। लेकिन हरि सिंह हल्का सा थे तो एकदम बकलोले है, लेकिन थोड़ा सा दिमागदार थे। इन्होंने पत्र पे साइन कर दिया और जैसे पत्र पे साइन किया तो पत्र पे साइन करने पर 26 अक्टूबर 1949 को हरि सिंह ने जब पत्र पे साइन किया तो जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा बन गया। उसी दिन से ये, चलिए भाई, जम्मू कश्मीर को तो हमने मिला लिया। लेकिन रही बात जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ कहाँ था? ये गुजरात की एक रियासत थी। जूनागढ़ की एक रियासत थी। तो इनको कैसे मिलाया गया? तो सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा लिया, वहाँ के लोगों को एक अधिवेशन बुलाया कि ये वोटिंग डलवा ली कि भाई आपके मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि भैया हम भारत में रहना चाहते हैं। इस नाते ऐसे एक जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया, किससे? जनमत संग्रह से। इस तरीके से जूनागढ़ भी हमारे भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन तीसरा था हैदराबाद। तो हैदराबादी लोग जो है ना, अपने यहाँ के एक निजाम साहब थे, उस समय वहाँ के प्रमुख निजाम हुआ करते थे।
तो इनको अपने दौलत का बड़ा घमंड था कि भैया मेरे पास पैसा बहुत है, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे हूं ही कुछ अलग, मैं तो कुछ अलग ही करूंगा। लेकिन इनका इनका जो कबूतर बना, इनका बना, तो हैदराबाद को मिलाने के लिए हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हमारी सेना ने ऑपरेशन पोलो चला दिया, ऑपरेशन पोलो चलाया। और ऑपरेशन पोलो चलाकर इन निजाम साहब का कबूतर बनाकर इस हैदराबाद को भी अपने अंडर में कर लिया, भारत को मिला दिया। तो इस तरीके से ये 552 पूरी जो रियासतें थीं, ये सारी रियासतें जो है ये अखंड भारत का हिस्सा बन गई। अब जब अखंड भारत का हिस्सा बनी तो हमारे पास 549 तो रियासतें हो गई। कहीं ठीक है भैया, 549 रियासतें तो हो गई। तो अब जब हमारा कानून लागू होना हुआ, संविधान लागू होना हुआ, तो हमने भारत के पूरे भूभाग को चार भाग में बांट दिया। बोला कि ए, बी, सी और डी, ये 4 भाग में बांट दिया कि भारत के पूरे भूभाग को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। लेकिन तब भी चूंकि अभी भारत इतना बड़ा था, उसमें 4 भाग में कंट्रोल करना तब भी मुश्किल काम था। तो फिर क्या हुआ, तब यहाँ पर एक शाह आयोग का गठन हुआ, शाह आयोग का गठन हुआ, शाह आयोग का गठन हुआ। और इस शाह आयोग ने क्या किया, अरे सॉरी, शाह आयोग नहीं था, शाह आयोग तो था ये पंजाब के लिए, ये था एसके धर आयोग, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग को गठित किया गया कि भाषाई आधार पर जहाँ के लोग जहाँ की भाषा बोलते हो उसको एक राज्य का दर्जा दे दीजिए। तो भाषाई आधार पर एसके धर आयोग का गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो लेकिन क्या हुआ कि एसके धर की आयोग की जो रिपोर्ट आई, इन्होंने ये कहा कि इनकी जो रिपोर्ट आई इस पर विरोध चालू हो गया, क्योंकि इनकी रिपोर्ट थोड़ी सी लोगों को रास नहीं आई। और इस तरीके से एक क्या नाम है, आंध्र प्रदेश की साइड तमिल बोलने वाले एक का नाम था श्री रामलू, ये व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, ये कहे कि हम भैया सत्याग्रह अनशन बैठेंगे, हम तो भूख हड़ताल बैठेंगे। ये 56 दिन तक कुछ खाना नहीं खाए, पगलेट जैसे 56 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं खाया, ये टिल हो गए, ऊपर चल दिए तुरंत। अब इनके टिल होने से क्या हुआ कि लोगों में विरोध शुरू हो गया कि भाई जनता आक्रोश में आ गई कि 56 दिन तक ये इस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया इस नाते, ताकि ये भाषाई आधार पर राज्य अलग हो सके। तो इस भाषाई आधार पर फिर अगला जो है 56 दिन में भोजन नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि 10 अक्टूबर 1953 को, देखिए इसके बाद क्या हुआ कि तेलुगु भाषा के लिए 10 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला जो राज्य आया हमारे उसमें, हमारे जो कह सकते हैं कि एसके धर आयोग की जो मतलब कि इसके लिए बहुत लंबा विरोध हुआ। और तेलुगु भाषा के लिए पहला जो राज्य गठित हुआ वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ। अब आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया भाई, भाषाई आधार पर इनका 10 अक्टूबर 1953 को हो गया, लेकिन अभी भी बात जमी नहीं, क्योंकि अभी तो भारत पूरा ऐसे पड़ा हुआ था। तो फिर एक नए आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग एक गठित किया गया। और फजल अली आयोग गठित करने के बाद इस पूरे उनकी एक रिपोर्ट आई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई। फजल अली आयोग को गठित किया गया था 1953 में, और ये 3 सालों तक ये अपनी बात इन्वेस्टिगेट किए, जिस काम के लिए इनको लगाया गया था। और 1956 में 3 साल बाद अपनी इन्होंने रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के आधार पर फजल अली आयोग, ये आपके यूपीएसआई में भी सवाल पूछा गया था कि किस आयोग की सिफारिश पर, तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। और हमारे उस समय जो थे वो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश फजल अली आयोग के आधार पर, फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर गठित कर दिया गया। इसके बाद की कहानी अब हम समझेंगे भाग में। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि 552 रियासतों को मिलाकर हमारा अखंड भारत बन चुका था, और उसको फजल अली आयोग के सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोगों ने बांट लिया था। अब हम लोगों ने भारतीय संविधान, अब यहाँ से शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान क्या थी। तो एक कानून की किताब बनाई गई भारतीयों के लिए,
और ये कानून की किताब जो बनाई गई कि हर व्यक्ति, इसमें किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, इसमें किसी व्यक्ति को, इसमें हर व्यक्ति की पावर हो, कोई सबसे बड़ा ना हो, कोई बहुत छोटा ना हो, इस सब बातों का पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन अगर हम पूरी राज्य व्यवस्था समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं टॉपिक वाइज पूरा लेक्चर वाइज समझाऊंगा भी, चूंकि अभी 2-2 घंटे की वीडियो एक ही टॉपिक पे आएगी। लेकिन चूंकि आज हमारा मेन पार्ट है ये भाग, इसमें भाग को समझते हैं। तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो ये कानून की मैक्सिमम किताब है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। पूरे कितने भाग हैं, पूरे 22 भाग हैं, जिसमें हम आज भाग 1 और भाग 2 देखने वाले हैं। अब देखिए, कहीं पे भी भारतीय संविधान में कहीं देश नहीं लिखा हुआ है, पूरी किताब में कहीं पर देश नहीं लिखा है। देश यहाँ पर राज्य के रूप में लिखे हैं, और राज्य क्या है, जिसको हम लोग आज में देश के रूप में जानते हैं। मतलब अब देश किसको कहते हैं, पहले लोग ये भी नहीं जानते हैं कि देश किसको कहते हैं। तो देश के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है कि देश के लिए भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए मतलब जमीन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भूभाग होना चाहिए। दूसरा है कि जनता होनी चाहिए, वहाँ पर पॉपुलेशन कुछ होनी चाहिए। दूसरी चीज है, ये देश के लिए सबसे जरूरी चीज है जिसको संविधान में राज्य कहा गया है। भूभाग होना चाहिए, जनता होनी चाहिए। तीसरी बात है कि सरकार वहाँ पर होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। ये 3 तो बहुत मेन पॉइंट है जिसको होनी चाहिए। और चौथा है कि कानून या फिर राजतंत्र या गणतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, यहाँ पर गणतंत्र या कानून का राज होना चाहिए। ये 4 चीजें किसी भी देश के लिए, किसी भी देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये चारों चीज कहीं पर होती है तभी उसको हम देश कहेंगे। तो भारत का जो संविधान का भाग 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है भाग 1 में। मतलब कि ये अनुच्छेद क्या है, जैसे किताबों में टॉपिक्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, या लेसन कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक टॉपिक्स दिए हुए हैं। और ये 22 लेसन है, इसमें 22 भाग का मतलब क्या है, 22 लेसन है। और ये क्या है, 1 से 4 तक टॉपिक्स है। तो देखिए भाग 1 में क्या बताया गया है, तो भारत और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं कि भारत की कैसा होगा, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में भाग 1 में बताया गया है। संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या है, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिससे कोई भी, भारत राज्यों का एक संघ होगा। मेन संविधान में समझ यही लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, संघ होगा। मतलब हमारे यहाँ क्या है, हम भारत संघ होगा, या संघ को ही हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब इस यूनियन का मतलब समझ लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो देश संघ होता है, जो देश संघात्मक होता है, उसके राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं। बीच में अभी जल्दी में, आज के 2-3 साल पहले, चूंकि भारत में सबसे अधिक जनजाति जो गोंड जनजाति पाई जाती है, तो इन लोगों ने कहा कि भैया हमारा एक नया राज्य बना दो, हमको गोंडविस्तान बना दो, हम लोग अलग रहेंगे। तो भारत सरकार सोची कि ऐसे भैया अभी गोंड है तो गोंडविस्तान, उधर यादव जी रहेंगे तो यादविस्तान, कहीं ठाकुर साहब रहेंगे ठाकुरिस्तान, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसको क्या किया गया, तो लेकिन चूंकि भारत संघ है, इस नाते कोई भी राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोवियत संघ की, सोवियत संघ या फिर यूएसए की बात करें, हम लोग यूएसए की बात करें, यहाँ पर यूनियन में क्या होता है कि देश जो है राज्यों से नहीं बनता, राज्य देश से बनते हैं। लेकिन जो हमारा फेडरलिज्म होता है, यूनियन का अगला क्या है, फेडरलिज्म। दूसरा इसका टॉपिक, मतलब इसका जान लीजिए अपोजिट है ये। फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म में जो देश बनता है वो राज्य से मिलकर बनता है। कहते हैं सर तो बात आप एक ही करें, लेकिन सर एक ही बात नहीं है ये। जब कोई भी व्यक्ति देश के अधीन, देश सबसे ऊपर है, राज्य उससे छोटे छोटे हैं, ऐसा यूनियन कहता है। और ये क्या कहता है, फेडरलिज्म क्या कहता है कि भैया जब राज्य एक साथ बने तब देश बना। तो मतलब यहाँ देश बाद में है, राज्य पहले है।
तो इसी नाते फेडरल सिस्टम में जो देश फेडरलिज्म होते हैं वहाँ की नागरिकता दो दो होती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। मतलब अमेरिका का कोई व्यक्ति है तो उसको एक बार अमेरिका का नागरिक बनना पड़ेगा, और जहाँ पर रह रहा है वो, जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क में रह रहा है तो एक बार न्यूयॉर्क की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी उसको, और एक बार अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या हमको जरूरत पड़ती है 2 बार नागरिकता लेने की? कि हम उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो क्या ये जरूरी पड़ता है कि भैया हम उत्तर प्रदेश की नागरिकता लें और भारत की नागरिकता लें? हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये 2007, पीसीएस 2007 में सवाल पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार का सिस्टम है। तो संघात्मक सिस्टम है, हमारे यहाँ यूनियन सिस्टम है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो चलिए ये समझ में आया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और भारत क्या है? एक यूनियन है जहाँ पे राज्य कभी भी टूट नहीं सकते हैं। पहली, चलिए इसका अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर हम लोग किसी भी बाहर के राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को अपने में मिलाना, मतलब दूसरे में कह सकते हैं कि राज्यों को, बाहरी राज्य को भारत में मिलाना, भारत में मिला सकते हैं बाहरी राज्य को। मतलब जैसे मान लिया अगर पाकिस्तान मिलना चाहे, पाकिस्तान का कोई शहर मिलना चाहिए, जैसे कहीं कराची मिलना चाहे, तो हम लोग कराची को अगर मिलाना होगा भारत में तो किसके तहत मिला सकते हैं? किसी भी बाहर के राज्य को, किसी भी बाहर के जगह को भारत में मिलाना होगा तो हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत मिलाते हैं। और इसके तहत हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया। किसको मिलाया? सिक्किम को। सिक्किम असल में पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को हम लोगों ने इसी मिलाया। ये कब मिलाया? तो ये 16 मई, दिख रहा होगा आप लोग साथ, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम हमारा हिस्सा बना अनुच्छेद 2 के तहत। मतलब अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि दूसरे किसी राज्य को, भारत के बाहर के राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो वह अनुच्छेद 2 से हम उसको मिला सकते हैं। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद पहला और दूसरा, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है, और भारत के बाहरी राज्यों को मिला सकते हैं राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, ये अनुच्छेद 2 था। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है कि भारत के अंदर के ही जो राज्य हैं उनकी सीमाओं का चेंज करना होगा या उनके नाम में परिवर्तन करना होगा। भारत के राज्यों की सीमा नाम आदि में परिवर्तन करना होगा। तो किसके तहत करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। इसी के तहत हम लोगों ने झारखंड को बिहार से अलग किया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग किया जिसका नाम आज उत्तराखंड है। हम किसी भी राज्य का, और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया। तो राज्य जैसे उड़ीसा पहले नाम था, उड़ीसा, अब इसका नाम क्या कर दिया हमने? ओडिशा कर दिया। तो ये नाम में चेंज कर दिया, तब भी अनुच्छेद 3 के अंदर ही वर्णित है ये। और बिहार को तोड़कर हमने एक नया राज्य बना दिया, झारखंड बना दिया। ये भी इसी के तहत है। अब देखिए कंफ्यूजन होती है कि बाहर वाला कब और घर वाला कब चेंज करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 2 पहले आता है ना, तो पहले आदमी क्या करता है? बाहर की चीजों को मिलाता है अपने में। तो अनुच्छेद 2 क्या है? बाहर की चीजों को मिलाना। और अनुच्छेद 3 क्या है कि अपने ही जो चीजें हैं उनका सब कुछ परिवर्तन करना, उनके नाम में या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, या उनके पार्ट्स में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 ये है कि अगर हम कभी भी अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करते हैं, मतलब किसी भी राज्य को बाहर से मिलाते हैं, या फिर अनुच्छेद 4 बहुत मुश्किल, लोगों को मुश्किल लगता है, कुछ नहीं है ये यही कहता है जैसे भारत के जितने भी, मतलब ये संविधान में जितने संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 368 मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोज में। लेकिन सारे जो जितने भी 368 के तहत जो है सभी संशोधन होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन होगा तो वह 368 के तहत नहीं होगा, 368 के तहत नहीं होगा, 368 के तहत नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब हम अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करेंगे तो वह जो परिवर्तन होगा, वह जो संशोधन होगा, वह संविधान के जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत नहीं होगा। यही था हमारा भाग 1।
भाग 1 में मजा आई आप लोगों को। तो ये था पूरा भाग 1। भाग 1 में अभी तक हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए आप समझते हैं भाग 2 को। तो भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में चर्चा है नागरिकता की। भाग 2 में किसकी चर्चा है, भाग 2 में चर्चा है नागरिकता की, कि भारत में जो नागरिक होंगे उनकी नागरिकता कैसे दी जाएगी, या किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसकी चर्चा जो है हम लोग भाग 2 में करेंगे। तो पहले समझते हैं, एग्जाम में आपके एसएससी के एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है कि हम भारत में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो नागरिकता ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया है। और इस नागरिकता के में जो है एक ही बार संशोधन हुआ है 1986 में। 1986 के संविधान संशोधन में इसको एक बार संशोधित किया गया है। और भारतीय व्यक्ति की नागरिकता 1950 नागरिकता अधिनियम के तहत दी जाती है। 1950 नागरिकता अधिनियम के तहत दी जाती है। जो भाग 2 है हमारा, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाग 2। अब पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या है। तो अनुच्छेद 5 यह कहता है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ उसकी नागरिकता जो वर्णित है वह भाग 5 में है। मतलब भारत में रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता, भारत में पैदा होने वाले या भारत में वह लोग जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की, या मतलब 47 में हमारा बंटवारा हुआ तो उसके पहले जो यहाँ पे ही थे, जो असल में व्यक्ति थे, उनकी नागरिकता जो है वह अनुच्छेद 5 में बताई गई कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत में उस समय थे, भारत में रहने वाले लोग, भारत में बंटवारे के समय भारत में रह गए लोगों की नागरिकता किसके तहत दी गई, अनुच्छेद 5 के तहत दी गई, जो कि उस समय 47 के बंटवारे में भारत में ही रह गए। अनुच्छेद 6 क्या है, अनुच्छेद 6 यह है कि जो पाकिस्तान के थे, अनुच्छेद 6 क्या है कि जो लोग पाकिस्तान के थे, मतलब उस समय पाकिस्तानी थे, जब तक वहाँ बंटवारा नहीं, क्योंकि तब तक पाकिस्तान भारत का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन बंटवारा होने से पहले इनको अकल आ गई, भगवान ने इनको अकल दे दिया, और ये जो है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये, पाकिस्तान से आए हुए लोग। लेकिन कब आए ये, बंटवारे के बंटवारे से पहले जो लोग पाकिस्तान से आ गए उनको हम लोग भाग 6 अनुच्छेद 6 के तहत जो है हम लोग नागरिकता दे दिए। अभी जैसे मैंने बताया कि भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, और हम लोग जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता लेने की आवश्यकता होती है। तो ये था कि जो लोग भारत में रह गए, ये अनुच्छेद 5 है। और 6 क्या है कि जो लोग पाकिस्तान में पहले थे लेकिन भगवान को सद्बुद्धि दे दिए कि ये पगला है, चलो भाई भारत में, और उनकी नागरिकता 6 में है। 7 में क्या है, क्योंकि भारत जितना भारत में है, लेकिन जो है अब देखिए अनुच्छेद 7 क्या है। अनुच्छेद 7 ये है कि ये इस अनुच्छेद 7 के तहत बेवकूफ़ों को नागरिकता दी गई। अब कहेंगे सर आप बेवकूफ़ किसको कह रहे हैं, तो बेवकूफ़ उन व्यक्तियों को कह रहे हैं जो भारत में थे पहले भारत में रहते थे, ये चले गए पाकिस्तान में, लेकिन फिर आ गए हिंदुस्तान में। पहले भारत के थे, गए पाकिस्तान में, फिर आ गए। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले आए लोगों को संविधान, लेकिन ये क्या थे कि भारत के लोग थे, पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन संविधान बनने से पहले भगवान को अकल दे दिए और ये फिर भारत भाग गए। मतलब ये कहाँ के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। ये भारत से पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से लौट के कहाँ आ गए, भारत आ गए। कब, संविधान बनने के पहले। संविधान बनने से पहले पाकिस्तान गए तो, लेकिन इनको भगवान अकल काम कर दी और ये कहाँ आ गए, भारत आ गए। अनुच्छेद 8 ये कहता है, अनुच्छेद 7 में तो ये समझ में आया कि भैया ये लोग पगले टाइप के लोग हैं, ये भारत से पाकिस्तान भागे, लेकिन वहाँ की स्थिति देखिए, फिर भाग के ये कहाँ आ गए, भारत में आ गए, लेकिन यह कानून बनने के पहले ही आ गए। इस नाते इनको जो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, यह अनुच्छेद 7 में है। ये थोड़ा सा माइन्यूट चीजें हैं और ये थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। जो भारत में रह गए उनको 5 में है,
जो पाकिस्तान से आए भारत में वह 6 में है, और 7 में क्या है, जो बकलोल है, मतलब भारत से पाकिस्तान भागे लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आ गए संविधान बनने से पहले। आपको मैं एक बार जल्दी से ही रिवाइज भी करा दूंगा। और अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 यह है कि अगर हम भारत से अमेरिका घूमने जाएं, ऐसे हम लोग की शादी वादी हो जाती है ना, तो हम लोग हनीमून के लिए पाकिस्तान गए, अरे पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, अमेरिका घूमने गए, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो अगर हम कहीं विदेश में घूमने जाते हैं, विदेश भ्रमण करने जाते हैं, विदेश भ्रमण करने जाते हैं, विदेश भ्रमण करने जाते हैं या विदेश भ्रमण करने जाते हैं, या अगर हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जैसे हम कनाडा वगैरह हम हमारे देश के लोग जाते रहते हैं नौकरी करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जाकर भ्रमण कर रहा हो, वहाँ घूम टहल रहा हो, या फिर वह नौकरी कर रहा हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त भारत से नहीं की जाएगी। उसकी नागरिकता भारत से क्या करेगी? समाप्त नहीं की जाएगी। मतलब अनुच्छेद 8 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए गया हो या फिर वहां नौकरी कर रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या है? अनुच्छेद 9 यह है कि अगर अनुच्छेद 9 जो है क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है, विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अगर क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गया चाइना, कोई व्यक्ति गया अमेरिका और वहां की नागरिकता उसने ले ली, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता यहाँ से उसकी समाप्त कर दी जाएगी, उसका काम यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जैसे आजकल योगी जी क्या कर रहे हैं, बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं अगर कुछ नौटंकी काम कर रहे हो तो, ऐसे उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका लग जाता है। मैं एक दिन अधिनियम पे भी सारे वीडियो बना दूंगा कि अधिनियम क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन 10 समझते हैं। तो 10 भी जो है, 9 भी नागरिकता समाप्त करने के लिए और 10 भी नागरिकता समाप्त करने के लिए। लेकिन 10 क्या है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश की अखंडता को ठेस पहुंच रहा है या देश विरोधी काम कुछ कर रहे हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, आप बंदूक पहुंचा रहे हैं, तोप दे रहे हैं, अपनी देश की सिक्रेसी लीक कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो सेना को, जो देश की अखंडता को, देश की गोपनीयता को ठेस पहुंचा रही है। तो अगर देश विरोधी काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर देश विरोधी काम करता है, कोई व्यक्ति अगर देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। बोलेंगे बेटा जब तुमसे पाकिस्तान से प्यार है बकलोल से, तो जाके वहीं रहना, यहाँ क्या करने आया पगलेट। तो ये 10 क्या कहता है कि देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। अगर बोरा लो और चल दो वहां से। लास्ट जो है आपका अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 क्या करता है कि अपने मोटा भाई ना अमित शाह, तो कोई भी नागरिकता पर, कोई भी अगर हमको जो भी नागरिकता किसी को देनी है, किसी व्यक्ति को नहीं देनी है, इस सब का नागरिकता पर जितने भी विषय हैं, नागरिकता पर जो कार्य करेगी वो कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। कौन करेगा भाई? गृह मंत्रालय करेगा। तो मतलब नागरिकता पर कोई भी कानून कुछ भी करना होगा, मतलब नागरिकता किसके, कौन से मंत्रालय के अंदर आएगी? ये गृह मंत्रालय के अंदर आएगी। यह कहता है अनुच्छेद 11 कि नागरिक संबंधी कानून संसद बनाती है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। यह था अनुच्छेद 11। अब भारत में नागरिकता देने का भी हमारे पास कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? अब देखिए, अभी तक हम लोग नागरिकता में भाग 2 में बात कर लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि किस आधार पर, किस तरीके से हम लोग नागरिकता भारत में मिलती है। तो भारत में मेनली नागरिकता मिलती है 6 तरीके से, और एक तरीका और भी है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 तरीकों से कुल मिला के नागरिकता जो है भारत दी जाती है। पहला क्या है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चे को, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी बच्चे के माता पिता, किसी बच्चे के, ओह माय गॉड चल नहीं रहा है ये शायद, किसी बच्चे के माता पिता, सॉरी वो मार्कर नहीं चल रहा था, तो चलिए देखिए, किसी बच्चे के अगर माता और पिता, किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही भारत में रहने वाले हों, मतलब दोनों ही भारत के नागरिक हों,
तो उस बच्चे को अपने आप ही नागरिकता दे दी जाएगी, उसमें उसको कुछ नहीं करना। अगर जैसे मान लिया हमारे, जैसे हम लोग की नागरिकता है, हमारे मम्मी भी भारत की हैं और पापा भी भारत के हैं, तो किसी बच्चे, उस व्यक्ति बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी पापा दोनों लोग भारतीय हैं, उस बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। पहला टाइप तो यही है कि भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता देना ही। पहला तरीका क्या है कि कोई बच्चा अगर भारत में जन्म ले रहा है और उसके माता पिता भारत के ही हैं तो उसको नागरिकता। दूसरा क्या है कि अगर दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या तरीका है, जैसे शिखर धवन के बच्चे को कैसे नागरिकता मिली कि किसी बच्चे को नागरिकता तब भी दी जा सकती है अगर उसकी मम्मी, अगर उसकी माता जी या पिताजी, दोनों में से कोई अगर एक भी होता, चाहे पिता हो चाहे माता हो, अगर वो भारतीय है और वो बच्चा जो है भारत में रहना चाहता है या भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत इतना उदार देश है कि चाहे मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का ना भी होगा फिर भी भारत की नागरिकता उसको दे दी जाएगी। तीसरा तरीका क्या है, ये शिखर धवन का बच्चा, जैसे शिखर धवन के बच्चे को अगर माली नागरिकता नहीं होगी तो उसको इस तरह मिल जाएगी। मतलब ये शिखर धवन भारत के हैं, पंजाब के हैं, और जैसे वो उनकी जो पत्नी है वो ऑस्ट्रेलिया की है, तो उनके बच्चे को नागरिकता ऐसे दे दी जाएगी। तीसरा क्या है, जैसे किसी राज्य को, जैसे कोई राज्य था, उस राज्य को हम लोगों ने जीत कर भारत में मिला लिया, तो उन सभी जो लोग उस राज्य में रहे होंगे उन सबकी नागरिकता स्वतः जो है भारत की नागरिकता मानी जाएगी। जैसे बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश को 71 में हटाया गया, तो 24 परगना जिला जो है वह बांग्लादेश का था। ये बांग्लादेश के नागरिक थे 24 परगना जिला वाले, और वो उस भूभाग को जो है उसको भारत में मिला लिया गया, और इस यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों की नागरिकता स्वतः ही जो है वो भारत की हो गई। मतलब तीसरा टाइप क्या है, पहला तो ये है कि माता पिता कोई भी भारत के हों तभी बच्चे को नागरिकता। दूसरा क्या है कि माता या पिता में से कोई भी एक हो तो उसको नागरिकता। और तीसरा ये है कि अगर किसी भूभाग को भारत की आर्मी द्वारा या भारत के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो वहाँ के जो भी लोग हैं उनकी नागरिकता जो है, इसमें तीसरा तरीका तो ये होता है। चौथा तरीका क्या है, तो चौथा तरीका है पंजीकरण का। पंजीकरण मतलब एक फॉर्म होता है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा भराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल से यहाँ रह रहा हो और भारत के लिए सकारात्मक सोच रखता हो तो उस व्यक्ति को नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। अगर 5 साल आप रह रहे हो भारत में तो आप एक फॉर्म भर दीजिए, और आपकी सोच अगर भारत के लिए अच्छी है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और पंजीकरण के तहत राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के तहत जो है राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। और पांचवा जो तरीका है हमारा नागरिकता देने का वो क्या है कि जैसे हम लोगों ने पांचवें तरीके से दलाई लामा को जो है हम लोगों ने नागरिकता दी कि कोई भी व्यक्ति जो 10 साल से रह रहा हो, 10 साल से, इसको कहते हैं देशीकरण से नागरिकता। इसका क्या नाम है, देशीकरण। अगर देशीकरण से नागरिकता कैसे दी जाती है, कोई व्यक्ति 10 साल से भारत में रह रहा हो और कला साहित्य किसी एक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट हो, बहुत भारत को बहुत अधिक उसमें विकसित करने के लिए अग्रसर हो, तो उस व्यक्ति को नागरिकता इसके तहत दे दी जाती है। और जैसे दलाई लामा को हमने नागरिकता दिया तो देशीकरण के आधार पर दिया, क्योंकि दलाई लामा जो है वो हमारे लिए एक बेहतर संदेश हमारे युवाओं को दे सकते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। दलाई लामा असल में कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक उपाधि है जो कि लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि दलाई लामा, सिर्फ उसको नाम जानते हैं। दलाई लामा एक उपाधि है। ठीक हो गया। छठवां है ओवरसीज। ओवरसीज ये थोड़ा आप लोग नहीं जानते होंगे, ओवरसीज के माध्यम से कैसे दी जाती है। तो ओवरसीज का माध्यम से मतलब ये एक ऐसी नागरिकता है कि किसी, जैसे उद्योगपति व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो अगर चाहे तो देश में बहुत बड़ा व्यापार खोल रहा हो तो उसको इस माध्यम से दी जाती है नागरिकता। अगर जिस व्यक्ति को ओवरसीज नागरिकता प्राप्त होती है उस व्यक्ति को, जैसे कि उस व्यक्ति को यहाँ पर वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका जब मन करे वो भारत आ सकता है, जब मन करे वो भारत जा सकता है। जैसे यूएई में गोल्डन वीजा दिया जाता है, वैसे ही जो है ओवरसीज नागरिकता हमारे यहाँ प्रावधान है। और वीजा लोग समझते हैं वीजा क्या चीज है, तो वीजा है कि जैसे आप मान लिया अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका की सरकार से अनुमति लें कि सर मैं आ जाऊं, तो ये क्या है, ये वीजा है। दूसरे के देश में जाने के लिए जो अनुमति ली जाती है वो वीजा है। और पासपोर्ट क्या है फिर, तो पासपोर्ट यह है कि अपने देश से अनुमति लेना कि भैया क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं भारत सरकार से आप ये अनुमति लीजिए कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, क्या सर मैं जा सकता हूं। तो अपने देश से अनुमति लेना पासपोर्ट होता है, और दूसरे देश से अनुमति लेना क्या होता है, वीजा होता है। और भारत जो है अभी क्या नाम, भारत का जो वीजा है, भारत के लोग 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं।
भारत के लोग जो है 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और दुनिया का सबसे हैवी पासपोर्ट, सबसे अच्छा पासपोर्ट माना जाता है सिंगापुर और जापान का, क्योंकि वो लोग 152 देशों में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हैं। उम्मीद है इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश किया है कि पूरे जितनी भी भाग 1 और भाग 2 में जितनी चर्चा हो सकती है मैंने किया है। और आप लोगों को कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अपने इस पसंदीदा चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर मैं अगले टॉपिक पे मिलूँगा, और संविधान अगर रहा तो संविधान का अगला टॉपिक भाग 3 होगा। थैंक यू। मैं गौरव पांडे अब आपसे विदा लेता हूँ।